हम्म, कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। जब आप नागरिक की तरह सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की नीति बनाने वाली सरकारों को किसान की मिट्टी में तेजाब नहीं डालना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि जो धरती अन्न उपजा रही है वो लावा भी फोड़ सकती है। आपको लगता है कि किसान होने का अर्थ दलित होना है, आपको लगता है किसान होने का अर्थ गरीब होना है, यानी कि अगर किसान हंस ले बोल ले, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें तो ये देश उसको अजीबोगरीब तरीके से देखता है। आप सोचिए कि आपने किसानी को कहाँ पहुँचा दिया। अभी मूल्यांकन की हड़बड़ी नहीं, प्रेमचंद का मूल्यांकन अब हो रहा है, अब हंस में छप रहा है, तो हमारे टाइम में भी आगे फिर हंस कौवा गिद्ध जो छपेगा वो 20 साल बाद मूल्यांकन करेगा हमारा कि हमारी पीढ़ी क्या लिख रही थी। और बतौर लेखक मेरे लिए राजनीति का यही उपक्रम है कि मेरे हाथ में कलम है और मैं इस देश की नीति को, इस समाज की बनावट और बुनावट को वहाँ की गांठों पर अपनी कलम रख सकूँ। फॉलो अप के बतकही के दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं मृणाल जी, नीलोत्पल मृणाल। एक ऐसा नाम जो 2 दशक में साहित्य से लेकर सिनेमा जगत तक जाना पहचाना सा करीब करीब हो चुका है। जो ये कहता है, जैसा कि लुशून ने कहा था या प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो भाई मृणाल कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल नहीं हो तो फिर तुम साहित्यकार नहीं हो। तो इसी सवाल के साथ मैं हाजिर हो रहा हूँ मृणाल साहब के पास। नीलोत्पल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत हमसे करने के लिए। मैंने वही कहा कि जो पॉलिटिकल नहीं है उसका लिखना बेकार है। उसका कारण ये है कि पॉलिटिक्स की परिभाषा जो मेरी पीढ़ी को बताई गई है वो बहुत छोटी करके बताई गई है। उनको बताया गया है कि अगर तुम चुनाव में खड़े होते हो या तुम राजनीतिक रैलियों में जाते हो या तुम राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाते हो इसलिए तब तुम पॉलिटिक्स में हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम समाज में सवाल उठाते हो, अगर तुम राजनीति से सवाल पूछते हो, अगर तुम अपने समाज की बेचैनियों को व्यक्त करते हो, अगर तुम अपने समय की पीड़ा को उठाते हो, अगर तुम अपने समय के सवालों से मुठभेड़ करते हो, अगर तुम अपने वक्त के जो है कि ताना बाना को अगर समझते हो कि इसकी बुनावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, इसमें कहाँ खामियां हैं, इसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है, तो असल में आप अपने समय की राजनीति को समझ भी रहे हैं और अपने समय की राजनीति को कर भी रहे हैं। और बतौर लेखक मेरे लिए राजनीति का यही उपक्रम है कि मेरे हाथ में कलम है और मैं इस देश की नीति को, इस समाज की बनावट और बुनावट को वहाँ की गांठों पर अपनी कलम रख सकूं। मेरी राजनीति यही है, इसलिए मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए मैं राइटर हूँ, मैं मानता हूँ। आपके दो उपन्यास है शायद, तो राजनीति कहाँ तक छू पाती है उन किताबों में? देखिए, वो तो उपन्यासों का जो कथानक होता है वो तो अपने अनुसार अपनी यात्रा तय करता है। मेरा पहला उपन्यास जो डार्क हॉर्स था वो बहुत लोकप्रिय हुआ, लाखों प्रतियां बिकी उसकी, और वो कहानी मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों की है। तो उसमें जो है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए लड़के लड़कियों की जो अपनी वेब सीरीज बन रही है शायद। हाँ, उस पर मूवी प्रस्तावित है, उसके राइट्स बिक चुके हैं। और जो औघड़ है उस पर वेब सीरीज बन रही है। औघड़ अपने समय की जो ग्रामीण राजनीति है, जो ग्रामीण जटिलता है और वहाँ की जो वहाँ का जो जातिवाद है, वहाँ जो बचा हुआ सामंतवाद है, वहाँ जो स्त्रियों की दशा है, जो मजदूरों की दशा है, और तो इस तरह से जो ग्राम्य जीवन को हमेशा आप मतलब पाठक रेणु के महिला आंचल को ढूंढ सकता है। हम देखिए, मैं हालांकि तुलना तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नई पीढ़ी को अभी लिखने का अवसर दिया जाए, अभी हम तुलनात्मक अध्ययन में ना पढ़ें ना। तो वहाँ पर क्या है कि औघड़ में अपने समय की जो बेचैनी है, जो सामाजिक स्तर पे है, राजनीतिक स्तर पर भी है, स्त्रियों की दशा के बारे में है, मजदूरों की दशा के बारे में, उस गांठ पर कलम रखी गई है। तो औघड़ एक तरह से कंटेम्प्ररी गाँव है 21वीं सदी का, वो वहाँ पर व्यक्त हो रहा है। आप गायन के नाते भी जाने जाते हैं। कविताएं सुनाते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहता हूँ एक गुजारिश है अदना सी कि कोई भी एक गीत। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे।
कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू। ये मेरा और आपका और आपके सुनने वाले समूह का परिचय। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। और आंदोलित करने वाला और दोलित करने वाले, ये पंक्तियाँ थीं। और एक सवाल और है हमारे दर्शकों के लिए, वो दर्शकों का ही दरअसल सवाल है कि आज किसान आंदोलन है समूचे देश में, तो इस पर एक बतौर लेखक और एक बतौर नागरिक आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या पहल हो सकती है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने बतौर नागरिक सोचना और समझना जो है उन्हें अच्छी बात नहीं, मतलब सवाल जो आपने उठाया कि बतौर नागरिक बताइए, तो ये अफसोस की बात है कि हमने एक नागरिक के तौर पर सोचना समझना बंद कर दिया है। हम कार्यकर्ता की तरह सोचते हैं या हम किसी के समर्थक की तरह सोचते हैं, लेकिन जब आप नागरिक की तरह सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की नीति बनाने वाली सरकारों को किसान की मिट्टी में तेजाब नहीं डालना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि जो धरती अन्न उपजा रही है वो लावा भी फोड़ सकती है। और आप किसान आंदोलन की बात अभी छोड़िए, ये बहुत अफसोस की बात है कि इस देश का किसान पिछले कई दशकों से आंदोलन में ही है। उसको हम दे क्या पा रहे हैं, हम उसके लिए क्या निकाल के ला पा रहे हैं? आश्चर्य की बात है कि सोचिए कि फॉर्च्यूनर और अच्छी गाड़ी पर चढ़ने वाला किसान किसान नहीं कहला रहा है। आपको लगता है कि किसान होने का अर्थ दलित होना है, आपको लगता है किसान होने का अर्थ गरीब होना है। यानी कि अगर किसान हंस ले बोल ले, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें, तो ये देश उसको अजीबोगरीब तरीके से देखता है। आप सोचिए कि आपने किसानी को कहाँ पहुँचा दिया। किसानी शब्द और गरीबी को पर्याय बना दिया हमने। नीतियाँ यहाँ पर सोचनी चाहिए इस देश की नीति बनाने वाले लोगों को, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, कि ये आंदोलन कई दशकों से चल रहा है और भगवान न करे, ऊपर वाला न करे कि ये आगे के दशकों तक चलता रहे। हम ये देश की बुनियाद जिन किसानों पर खड़ी है, हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए और उनके पक्ष में नीतियाँ बनानी चाहिए। एक सवाल अभी एक और शख्सियत से हमने कहा पूछा था, वो ये कि सिनेमा या साहित्य ज़िंदगी को कैसे बदलता है? देखिए, मेरा जो अपना अनुभव है, मैं एक बतौर लेखक जानता हूँ, जहाँ तक कि मुझे अपने किताबों के लिए, डार्क हॉर्स के लिए कई लोगों की प्रतिक्रियाएँ आई। तो मुझे भी लगता है, खुद मैंने जब पढ़ाई की थी तो हम लोग खुद जब प्रेमचंद को पढ़ते थे, रेणु को पढ़ते थे, तो वो अंदर तक धंस जाते थे। अभी भी वो धंसे हुए रहते हैं, अंदर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य आपको बेचैन करता है, और जब आप में अंदर बेचैनी होती है तो फिर परिवर्तन अवश्य भी है। क्योंकि जब आप बेचैन होते हैं तो बेचैनी में आपकी गांठ खुलती है। तो साहित्य जो है ना, वो कई बार नियति को बदलने वाला मूल मंत्र बन सकता है। तो इसलिए जो लिखा गया है वो आपको बदलेगा, ठीक है। लेखन भी बदलेगा और लिखा हुआ भी बदलेगा, और लिखने पर जो लिखा गया है वो आपकी ज़िंदगी को भी बदलेगा। इस बदलने की बात पर एक और सवाल उभरता है, वो ये है कि पुरस्कार या इनाम या सम्मान साहित्यकार को या किसी आर्टिस्ट को कितना बदल पाता है, कितना उसे प्रोत्साहित कर पाता है? वो प्रोत्साहित ही करता है और जिम्मेदारी बढ़ा देता है। जो कि जब आप पुरस्कृत होते हैं तो आपको लोग दुनिया इस तरह से देखती है, कई तो इस तरह से देखती है कि अच्छा इस बॉल पर देखते हैं कौन सा शॉट है ना, तो वो आपके खेलने की लय बना देता है कि आपको लगता है कि फिर टिक के खेलना है। तो अब मेरे जैसी उम्र में अगर मुझे साहित्य अकेडमी मिल गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड पहली किताब पर मिल गया, और मेरे ज़िंदगी में ऐसा पल आया कि मैं क्वेश्चन खुद एग्ज़ाम दे रहा था, पीसीएस में खुद क्वेश्चन आ गया मुझसे, तो वो वक्त आपको रोमांचित तो करता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देता है, क्योंकि ये नेमत है ऊपर वाले की, वो संकेत है। मैं पुरस्कार और सम्मान को एक संकेत समझता हूँ उस काम को करने में और लगने वाली ऊर्जा के लिए, कि तुम्हें ये करना है और लगन के साथ करना है, क्योंकि फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो आप इसको प्रोत्साहन माने और उपलब्धि नहीं, इसको जिम्मेदारी माने। एक और सवाल है जो बड़ा विवादित है, मैं विवादित सवाल नहीं करूंगा, नहीं लेकिन करेंगे हंस के संपादक संजय साय ने कहा था, वो सवाल ये है मृणाल भाई कि प्रेमचंद के बाद, हालांकि उन्होंने जो कहा था उस मुहावरे को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रेमचंद के बाद अभी फिक्शन, हिंदी फिक्शन कहाँ पहुँच पाया है? क्या नई पीढ़ी जो है, उर्दू शब्द में कहूँ तो उबूर कर पाई, क्या उसे उसको पार कर पाई है क्या? एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। हम लोग 5-6 साल से हैं अभी। पहली चुनौती ये थी कि लेखन जो है वो पठनीयता का विस्तार करता है कि नहीं, ठीक है, पहली चुनौती ये थी। तो इस चुनौती को पार पाई है मेरी पीढ़ी ने। 5000 कॉपी की बिक्री जादुई आंकड़ा माना जाता था।
आप मेरी किताब डार्क हॉर्स लाख से ज़्यादा बिक चुकी है, औघड़ 2 साल में भी वो 75,000 से ज़्यादा बिक चुकी है। यानी एक जादुई आंकड़ा है ये, लाख में किताब बिकना। हमें हमेशा अंग्रेजी की तरफ देखना पड़ता था। तो पहली चुनौती थी पठनीयता का विस्तार। अब क्या है, जब आप उसके शिल्प पे जाएंगे या आप ये कहेंगे कि आज की कहानियों में अपना समय कितना दर्ज हो पा रहा है, तो उसके लिए भी वक्त दीजिए इस पीढ़ी को। अभी मूल्यांकन की हड़बड़ी नहीं। प्रेमचंद का मूल्यांकन अब हो रहा है, अब हंस में छप रहा है। तो हमारे टाइम में भी आगे फिर हंस, कौवा, गिद्ध जो छपेगा वो 20 साल बाद मूल्यांकन करेगा हमारा कि हमारी पीढ़ी क्या लिख रही थी। अभी जो वक्त है हमारा लिखने का है। हम अभी मूल्यांकित नहीं होंगे एग्ज़ाम में, तब बैठे जब पहले एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए। तो अभी 10 साल, 1 दशक, 1.5 दशक लिखने दिया जाए इस पीढ़ी को। इस पीढ़ी को ये हड़बड़ी ना रहे कि तुरंत मेरा मूल्यांकन हो और तुरंत हम उस कतार में खड़े हो जाएं। अभी हम पाठक तक जाना चाहते हैं और हमने लाखों पाठकों की दुनिया बनाई है। और हमने ये दुनिया इसलिए बनाई है कि शायद पठनीयता होगी। उस पठनीयता के सहारे हम 10 साल के बाद आपके पास आएंगे और फिर पूछेंगे हिंदी के आलोचकों से कि हमने अपनी 10 साल की यात्रा में, 15 साल की यात्रा में कहाँ अपना जगह और मुकाम पाया है। आलोचक पर सवाल आया कि लोग कहते हैं कि आलोचक सिर्फ कविता का होता है, कहानी का आलोचक नहीं है। अब आप कहानी का आलोचक, उपन्यास का आलोचक किसे मानते हैं? तो जैसे विजय मोहन सिंह थे, विजय मोहन सिंह ना, शायद यही, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ मैं नाम, विजय मोहन सिंह थे, या वो बिहार गया के थे चौधरी जी, है ना, सुरेंद्र चौधरी जी। उनके बाद कोई ऐसा नाम सामने नहीं आता जिसे हम हिंदी आलोचना, खास करके हिंदी आलोचना के लिए जाने। तो देखिए, कविता का आलोचना करना कुछ लोगों को 2 मिनट्स नूडल्स लगता है कि 3 लाइन की कविता है, 6 लाइन का आलोचना हो गया, काम खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात है कि गद्य को पढ़ना, आज की पीढ़ी में धैर्य कितना है। मतलब हम अब आलोचक जो है भाई, आलोचक को भी तो पढ़ के आलोचना करना है ना। तो एक है तो नई पीढ़ी को लेकर बड़ा उदासीनता का भाव है, उसको पढ़ना नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और जो अपनी मंडली की आलोचना है वो अपने आपस में रह जाती है, वो बाहर निकल के नहीं आती है। अब जिसको दुनिया पढ़ रही है उस पर आलोचक हिंदी का बात ही नहीं करेगा। वो मेरा जीन्स और टी शर्ट देख के खारिज कर देगा। इसमें कहाँ होगा भाई गंभीर बात, ये तो गमछा लगा के आता है, मफलर लगा के, सब तो रिबॉक का जूता पहनता है, इसके अंदर साहित्य क्यों होगा? इसका कारण क्या है कि हमने प्रेमचंद के फटे जूते पर साहित्य रचा, लेकिन हिंदी साहित्य ने प्रेमचंद का जूता बदल के नहीं दिया। तो अब जब हम लोग प्रेमचंद के फटे जूतल का बदला ले रहे हैं, फैजल खान मॉडल पर सबका बदला लेगा रे, तेरे अब्बा का रे, अम्मा का रे, तेरा फैजल सबका बदला लेगा, तो उस मॉडल पर जब हम लोग लिखने लगे हैं तो आलोचक हम लोग के व्यक्तित्व के शिल्प पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, कथानक और कथन पर कम कर रहे हैं। उस पर जब बात होने लगेगी तब आलोचक भी निकल के आएंगे। दूसरी बात कि नई पीढ़ी को नए आलोचक भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी बदल गया है, टूल्स बदल गए हैं। टूल्स बदल, एसयूवी आ गया, उसका अलग रेंज लगता है, इंजन खुल नहीं रहा है पुराने वाले से, तो कह रहे हैं ये इंजन खराब है। नहीं भाई, गाड़ी बदल गया है, अब रेंज भी बदलना होगा। तो आप पुराने औजार से नई कहानियों का पुर्जा नहीं खोल सकते हैं, आपको नए औजार बनाने होंगे। तो ये काम भी नई पीढ़ी का है, और हमसे जो पहले की पीढ़ी है उसको ये काम करना चाहिए, तो उभर के आएंगे, निकल ये के आएंगे। आपने कहा कि अब किताबें 500 नहीं बल्कि 5,000 और लाख में की प्रतियां बिकती हैं, तो अब क्या प्रकाशक ने रोना बंद कर दिया है? नहीं, हमें तो जब से हम आए हम लोग को प्रकाशक ने रोने नहीं दिया। मैं केवल लिखता हूँ। हिंदुस्तान में गिनती के लोग होंगे, रॉयल्टी मिलती है समय पर। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जो भी खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, केवल किताब की रॉयल्टी से, ये बात मैं हर जगह कहता हूँ। तो हिंदुस्तान में शायद 2-4 लोग ऐसे होंगे जो केवल साहित्य लिख के जीवन चला रहे हैं। तो मेरे पीढ़ी के लोगों ने, युवाओं ने मुझे ये भरोसा दिया है कि 4 रोटी, मिस्सी रोटी बढ़िया से घी लगा के हम खिलाएंगे तुमको, तुम लिखो। तो ये भरोसा मेरी पीढ़ी देने लगी है, तो ये रोना नहीं है। एक ट्रेडिशनल सवाल है कि आप नया क्या लिख रहे हैं? नया तो लिख रहे हैं, 2 महीने में वो रिलीज हो जाएगा। अभी उसका प्रमोशनल सॉन्ग आएगा और यहाँ से भी जाएंगे मुंबई उसी गीत के लिए। तो कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद, वो तामझाम से उपन्यास का नाम और वो गीत दोनों रिलीज करेंगे, और होली के आसपास फिर नया उपन्यास। तो ये हमारे साथ थे नीलोत्पल मृणाल। हिंदी का बड़ा नाम, युवा है, नौजवान है, बहुत आगे जाएगा, ये तमन्ना, ये हसरत हमारी पूरी फॉलो ऑप्टी में रखती है। जो एक बड़ा डिजिटल फॉर्म है झारखंड का। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई मृणाल का। इसके साथ हमारे साथ थे भाई सानी शारद और संजय रंजन। बहुत बहुत शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in